नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज आपके 12 नवंबर 2021 को यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इनके ऑल सेट में पूछे कि जो जीके के सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं जो आने वाली सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि रियल और ऑथेंटिक सवाल मिलने में समय लग जाता है। बहुत से सवाल को वेरीफाई दोबारा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, तो इसके लिए माफी चाहूँगा। और जो यहाँ पर मैं आपको प्रथम और द्वितीय पारी की मैक्सिमम सवाल मिले हैं और इसमें जो सेकंड शिफ्ट के सवाल है वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और फर्स्ट शिफ्ट के सवाल हैं, बहुत से कैंडिडेट फेक सवाल भेज देते हैं, तो इनको बार बार वेरीफाई किया, इसके बावजूद कुछ सवाल में यहाँ पर रह सकता है कि वो सवाल आपके एग्जाम में थोड़ा संशोधित होकर आ रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का प्रथम पारी में एग्जाम था, कमेंट करके बता देना एग्जैक्ट जो मैं सवाल बता रहा हूँ उनमें क्या संशोधन था, कौन सा सवाल नहीं पूछा गया था। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट फेक सवाल भेजते हैं और वीडियो को दोबारा मेरे को एडिट करना पड़ गया था, इससे थोड़ा डिले हो रहा है। और सेकंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल हैं आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर जीके की पीडीएफ फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले देखने वाले हैं 12 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। तो सेकंड सेट में सूरज, सुमित वत्स, दीपक शर्मा हैं, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है सवाल को वेरीफाई करने में और एग्जैक्ट यही सवाल आपके पूछे गए थे सेकंड सेट में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर सही डायरेक्शन देने के लिए मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। मॉक टेस्ट से आपके 50% तैयारी है वो मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। यदि आप टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो ये आपको टेस्ट सीरीज 12 मंथ की बजाय 14 मंथ में मिलने वाली है। साथ ही साथ 120 रुपये का डिस्काउंट होकर ये आपके 280 रुपये में 14 मंथ की वैलिडिटी में अनलिमिटेड सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये डील आपके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट से भी इस कूपन कोड को यूज करते हुए इस डिस्काउंट डील का आप फायदा उठा सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आपकी जीके के सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले जो सेकंड शिफ्ट के सवाल नंबर 1 है, तो बता रहा हूँ ये सेकंड शिफ्ट के हैं। 57वां संशोधन अधिनियम जो संविधान संशोधन हुआ था 97th, वो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, ये सहकारी समितियों को इसमें संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया था। सहकारी समिति है, इसके बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 19 में रखकर। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया और जो संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग भी यहाँ पर ऐड किया गया है, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ है। अगला सवाल है आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 है, राज्य में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित यह आर्टिकल हो जाएगा। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। जब पंचायत की बात हो रही तो किस भाग में है? तो पंचायत है वो संविधान के भाग 9 में है। भाग अनुच्छेद और अनुसूचियों से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भाग आपके 9 में मिलता है। पंचायत का वर्णन आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और जो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम था वो था आपके 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। भारतीय संविधान में इसी दिवस के उपलक्ष्य में जो 24 अप्रैल को हुआ था, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन आर्टिकल 124 में वर्णन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित। नेक्स्ट सवाल था कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? जिसमें ऑप्शन थे मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, मालवी। तो इनमें से आप देख रहे हो बुंदेली बोली है, ये बुंदेलखंड की है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ की बोली है, न कि राजस्थान की। राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मवाती हैं, अहिरवाटी, मालवी, निमाड़ी, ये सभी राजस्थान की बोलियां हैं। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सीट आपको पूछ रहे तो वो उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में सेकेंड 19 है और तमिलनाडु में 18 सीटें। 530 सदस्य हैं भारत के राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में और 20 सदस्य अपनी आबादी के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोकसभा का, ठीक है, 530 सदस्य हैं राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में और 20 सदस्य हैं यूटी से रहते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और जो आपको पूछा है राज्यसभा की वो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है आर्टिकल 352 में।
जो 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य में आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। और भारत में जो आपातकाल के प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, वहां से लिए गए हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो 2019 में लागू हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग 18 वर्ष के नीचे जो बालक हैं उनको गाड़ी चलाने पर जो अर्थदंड है वो कितने रुपए का है, ये 25,000 रुपए का है। नाबालिग की बात हो रही है कि वो यदि व्हीकल चलाते हैं उस केस में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग जो जुर्माना लगने वाला है वो 25,000 रुपए का लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी नियम बता देता हूँ जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत है। आने वाले सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पूछ लें, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर वर्तमान में जुर्माना है 1,000 रुपए का। दुपहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा सवारी होने पर जो जुर्माना है वो है 1,000 रुपए का। हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए एवं 3 महीनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना रहता है। ओवर स्पीड में 2,000 रुपए का चालान रहता है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। शराब पीकर यदि आप व्हीकल ड्राइव करते हो उस केस में 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करते समय यहाँ पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। बिना परमिट पाए जाने पर 10,000 रुपए का। गाड़ियों की ओवरलोडिंग होने के केस में 20,000 और उसके बाद भी प्रति टन 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना है। और नाबालिग द्वारा जो आपको पूछा गया है उसमें 25,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। अगला सवाल देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा 1336 ईस्वी में, जो इस संगम वंश के 2 शासक हैं इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जायद की फसलों को कब बोया जाता है? जायद की फसलों का पूछा है तो मार्च और अप्रैल मंथ में बोई जाती हैं, जो कि खरीफ और रबी की फसल के बीच का जो बचा हुआ समय है उसके दौरान जायद की फसल जैसे कि ककड़ी है, खीरा, तरबूज, तरोई, खरबूजा, टमाटर इत्यादि जो जायद की फसलें हैं ये मार्च और अप्रैल मंथ में बोई जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए खरीफ और रबी की फसलों के बारे में। तो खरीफ की फसलें हैं जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास उसे काट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंग, तुहर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। यदि आपको रबी की फसलों का पूछ लें तो ये जैसे ही काटेंगे खरीफ की फसल, जैसे कि यहाँ पर खरीफ की फसलों को अक्टूबर के आसपास काटते तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है सर्दियों के मौसम में, जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, शिशु मक्का है जो बेबी कॉर्न है इत्यादि फसलें रहती हैं। अगला सवाल, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोक सेवा आयोग यदि राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल के द्वारा, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? जो आर्टिकल 55 में वर्णन मिलता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है, जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य निर्वाचित और मनोनीत हैं वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से ये जो रहती है नीति राष्ट्रपति को वोटिंग करने की, वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली है, जो आर्टिकल 55 में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। और जो राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य हैं उनको भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं रहता है। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मैक्सिमम न्यायाधीश है वो 34 हो सकते हैं, वर्तमान में 33 हैं। ये एक अमेंडमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज का 2019 में हुआ था, पहले 30 थे अभी ये 33 कर दिया है। अगला सवाल यहाँ पर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38A के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन 1992 में किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना जो भारत के बाहर हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुई थी। 1913 की बात है। तो 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गद्दर पार्टी, जिसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकरा जो अध्यक्ष थे, को फाउंडर है लाला हरदयाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है वहां पर 1913 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा, ये आपको पूछा गया था सेकंड सेट में, जिसमें एक ऑप्शन था चरकुला जो करेक्ट करना था, जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नौटंकी, रासलीला, कजरी,
चापेली, ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। सेकंड शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट एग्जाम था कि ये सवाल किस टाइप से पूछा गया था, अपराधी पर कितनी एफआईआर लग सकती है, इस टाइप से ऑप्शन थे, आप कमेंट करके बता सकते हो जो भी सेकंड शिफ्ट का दिया है। और आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ देना, और जो भी आपके शिफ्ट में सवाल पूछे जाते हैं आपको याद रहते हैं वो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो। आज काफ़ी कम कैंडिडेट ने भेजे हैं क्योंकि यूपीएससी से बहुत कम कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। वैसे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स टेलीग्राम पर हो चुके हैं, तो आप भी बेहतरीन कंटेंट का फायदा उठाने के लिए टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए। और आईपीसी की धारा पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जिट कौन सी धारा से नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट ने बताया सवाल आया है, प्रथम शिफ्ट में भी आया है, सेकंड शिफ्ट में भी आया है, तो आईपीसी की धारा जरूर रख देना। थर्ड शिफ्ट के ज़्यादा सवाल नहीं मिले हैं जो पवन सिंह ने भेजे हैं कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, वो 5 वर्ष का होता है। एक सवाल उन्होंने भेजा कि देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा कौन सी है, देशद्रोह की बात हो रही तो वो धारा लगती है 124A है, जो आईपीसी है, भारतीय कानून संहिता है, इस धारा में 124A में बताया गया है कि ये धारा बताती है कि देशद्रोह की जो परिभाषा है इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है, बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उन्हें आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। 124A जो धारा है वो देशद्रोह की है। अब देख लेते हैं प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। तो फर्स्ट शिफ्ट के विनीत है सुनील ढाका ने ये सवाल कुछ कंफर्म किए हैं, और इसमें भी बता रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी सवाल है उसमें अभी भी डाउट है कि वो पूछे गए या फिर नहीं पूछे गए हैं, एग्जैक्टली वो कंफर्म नहीं हुए हैं। कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का प्रथम पारी में एग्जाम था। बाकी हमेशा अपना रिकॉर्ड रहता है, जो भी ऑथेंटिक सवाल में आज बहुत कोशिश की, इसलिए वीडियो 8 बजे आ रहा है, फिर भी कुछ सवाल में अभी भी डाउट है तो बताऊंगा कौन से सवाल, आप बता देना कमेंट करके। ये सवाल आया था 100%। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं, इनका टेन्योर 2020 से 25 तक है। 14वां इससे पहले वित्त आयोग डॉक्टर YV रेड्डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी हैं 1952 से 57 तक। और जो वित्त आयोग है वो किस आर्टिकल में है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, आर्टिकल 280 में है। कलिंजर फोर्ट कहाँ पर है, कलिंजर फोर्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर जो फोर्ट है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में जो स्पोर्ट मैन का अवार्ड है वो राफेल नडाल को मिला 2021 में, और स्पोर्ट वुमेन का मिला है नाओमी ओसाका को। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, मथुरा में जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो स्थापित हुआ है, वो किस कंपनी के सहयोग से, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर मधुशाला का लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये मीराबाई चानू को बनाया गया है एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। नागरिकता के किस भाग में, जो आपको पूछा कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में संघ और उनके क्षेत्र हैं, और भाग 3 में है मूलभूत अधिकार। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4A में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में संविधान का अधिनियम जो 1956 के द्वारा ये निश्चित किया गया है, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, 9 में है पंचायत और 9A में है नगर पालिकाएं, ठीक है। 10 में है ये हाल ही के DSSS एग्जाम आया था, संविधान के भाग 10 में किसका वर्णन है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का है। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है वो भाग 11 में है। 12 में है वित्त संपत्ति संविधान और वाद है, और संविधान के भाग 13 में वर्णन है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है, 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है, तो इस प्रकार के केसेस से बहुत सारे सवाल है वो पूछे गए हैं प्रथम पारी में। हो सकता है कि एक ही सवाल में आपको मिलान करके दे रखा है कौन सा सही सम्मिलित है कौन सा नहीं है। तो केशवानंद भारती बनाम जो केस है वो केरल के मध्य है, केशवानंद भारती बनाम केरल। तो संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव करने से रोका जाना चाहिए, संसद को जो संविधान है ये बता रहा है केस के अकॉर्डिंग। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, इसके तहत संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है लेकिन आधारभूत संरचना में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट केस है जो सरला मुदगुल बनाम भारत संघ है 1995 में। ये केस कब है और इस किससे संबंधित है, तो ये द्विविवाह के मुद्दे पर चर्चा करता है। इसके
फैसले ने इस्लाम में धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिसमें पहली शादी को भंग नहीं किया गया है। तो द्विविवाह के मुद्दे पर चर्चा करता है सरला मुद्गुल बनाम भारत संघ केस 1995 वाला। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस आपको बताऊं तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो आर्टिकल 368 का खंड 4 है ये इनवैलिड है, यानी विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। तो ये केस बता रहा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस है और ये प्रकरण संविधान के 42वें संशोधन को संवैधानिकता से जुड़ा हुआ है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया कि घायल व्यक्ति को बिना किसी औपचारिकता के तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार भी है। तो ये आर्टिकल 21 हो जाएगा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा का अधिकार एक मूल अधिकार है। बहुत बार क्या हो जाता है कि उसमें लीगली जो हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो पहले आप ये चले जाइए, पुलिस थाने वगैरह के चक्कर काटना है, पुलिस केस वगैरह, उस केस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस है, ये इससे संबंधित है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस है, तो ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में केस हुआ था, जो भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार भारत में विरल से विरले मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है, इससे संबंधित है। मेनका गांधी बनाम जो संघ 1978 वाला केस है, ये 1977-78 में मेनका गांधी का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर दिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और जिसमें न्यायालय ने भारत के संविधान के आर्टिकल 21 जो व्याख्या है आर्टिकल 21 की, उसका विस्तार किया था मेनका गांधी बनाम जो केस हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर है, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो ये भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जिसके तहत इस प्रस्ताव पर 70 से अधिक देशों ने भी समर्थन किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति यदि अपने पद का दुरुपयोग अतिक्रमण के केस पर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग रहती है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, बलवंत मेहता समिति है वो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन है वो बलवंत मेहता समिति की सिफारिश से किया गया था। एनटीपीसी में सवाल आया था कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। जो 3 स्तर रहते हैं पंचायत के, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय है, इसका गठन है वो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में जो बलवंत राय मेहता है इनकी अध्यक्षता में ये जो समिति का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की और ये समिति की सिफारिश 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई थी। दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये आपकी दल बदल की बात करें तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, जो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल जो विरोधी कानून है ये संविधान संशोधन है। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची में ऐड हुआ है। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्त यह है कि उनके कम से कम 2/3 विधायक है वो विलय के पक्ष में है। ऐसे 1, 2, 3 विधायक नहीं जा सकते, कम से कम 2/3 विधायक चाहिए ही चाहिए। अगला सवाल है, 69th संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69 संविधान संशोधन हुआ कब था? 1991 में हुआ था। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है? तो जो आपको यहाँ पर आर्टिकल पूछ लिया है, आप सभी को पता है कि 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। ओलंपिक 2020 का आपको मास्कट शुभंकर पूछा है, 2020 ओलंपिक की मास्कट है, इसका नाम है दोस्तों मिराइटोवा है। मिराइटोवा नाम जापानी शब्द चमत्कार पर आधारित है और जो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का शुभंकर है वो है सोमिटी और ओलंपिक का शुभंकर है वो है दोस्तों मिराइटोवा।
और नेक्स्ट वाला देखते हैं, आईपीसी धारा 23 किससे संबंधित है? सदोष लाभ हानि, जो सदोष अभिलाभ या फिर सदोष हानि से संबंधित है, आईपीसी धारा 23 है। अब देखिए, सदोष अभिलाभ का मतलब है कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो, वो है सदोष अभिलाभ। जेंडर पार्क कहाँ पर है? केरला के तिरुवनंतपुरम में है, 2013 में स्थापित हुआ था। एक सवाल आर्टिकल 343 से पूछा गया है, जो कि बताता है संविधान की धारा आर्टिकल 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। कुल 22 भाषाएं हैं जो संविधान में एग्जाम में आ जाता, कौन सी नहीं है तो ये पता होना चाहिए। असमीज है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिटई जो मणिपुरी है, और मराठी है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में ज़रूर पता होना चाहिए। और जो 14 हैं उसको शुरू में संविधान में शामिल किया गया था, और इसके बाद 14 भाषा थी शुरुआत में, बाद में ऐड होकर 22 हुई है। इसके बाद 14 भाषा के बाद नेक्स्ट जो सिंधी भाषा है उसको 1967 में, ये तीनों इफेक्ट काफ़ी बार एग्जाम आ जाते हैं कि 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भाषा ऐड हुई है नेक्स्ट, वो सिंधी है 1967 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में ऐड किया गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। भारत की जनगणना ये है संघ सूची का विषय। जनहित याचिका के साथ भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो दोस्तों पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PN भगवती को जाता है, और जनहित याचिका की शुरुआत 1977 में हुई थी। रामपा या फिर जो रुद्रेश्वर भगवान शिव मंदिर है, जो हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2021 में शामिल हुआ, वो तेलंगाना में है। चीन के संसद का नाम, पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और अमेरिका की जो संसद है पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट है। इस प्रकार ये प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल सेकंड सेट में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और जिन भी कैंडिडेट का थर्ड सेट में एग्जाम था कमेंट करके बताना आपके सेट में जीके के कौन से सवाल पूछे गए हैं, और आपका एग्जाम कब है। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, और जब भी आपका एग्जाम होता है अपने सवाल आप सेंड कर सकते हो टेलीग्राम से जुड़कर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।